नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सत्ता की सड़क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर यूपी के चुनावी माहौल में एक और चर्चा को जन्म दे दिया है, और वो ये है कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी के लिए सत्ता की सड़क साबित होगा। सियासी हलकों में अब चर्चा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए भाजपा पूर्वांचल की 164 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रही है। वजह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे से सीधे पूर्वांचल के 11 जिले जोड़ते हैं, जहां पूर्वांचल की सबसे ज्यादा 71 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वांचल के 28 जिलों में 164 विधानसभा सीट है। योगी सरकार ने इन्हीं जिलों को ध्यान में रखकर पूर्वांचल में सड़क का जाल बिछाना शुरू किया है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले जुड़ेंगे, जबकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर जुड़ेंगे। वहीं प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज और प्रतापगढ़ पूर्वांचल सीधे जुड़ेगा। प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है। इन सड़कों से ही पूर्वांचल के 11 जिले सीधे जुड़े हैं। पूर्वांचल में यूपी की 33% विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में 27 साल बाद भाजपा को यहां बहुमत मिला था। इससे पहले राम मंदिर लहर में 1991 में जब भाजपा पहली बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुई तो 221 सीट लेकर आई थी। चूंकि उस समय परिसीमन नहीं हुआ था तो पूर्वांचल के 28 जिलों में कुल 152 में से 82 सीट पर भगवा लहराया था। इसी तरह अब बसपा को 2007 में पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें मिली तो वो सत्ता में आई, और फिर यही इतिहास सपा ने 2012 में दोहराया। 2017 में 164 सीटों में से 115 पर कब्जा जमाने वाली भाजपा के लिए मुश्किल की बात यह है कि वो अभी भी पूर्वांचल के 10 जिलों में कमजोर है। यही उसकी कमजोर कड़ी है। हालांकि इनमें से 4 जिलों से एक्सप्रेसवे सीधे जुड़ रहा है। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि वो यहां बेहतर करेगी। तो देखिए, एक तो वाकई में कहना गलत नहीं है कि सत्ता की सड़क और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाना, और पूर्वांचल से ही आप समझ सकते हैं कि यूपी की सियासत पूरी तय होती है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आयोजन हुआ है, और कितना प्रभाव इलेक्शन में इसका गेन कर पाएंगे, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल भी है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। देखिए, पावर सेंटर है पूर्वांचल, ये हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े दिग्गज हैं उनका यूपी का जो रास्ता तय हुआ है वो निश्चित तौर पर पूर्वांचल से होकर ही गुजरा है। और ऐसे में ये जो तमाम चीजें आई
और ये जो उद्घाटन हुआ और इस समय पर हुआ, यूपी के इलेक्शन नजदीक हैं, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। दीपक जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए मोनू दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे एडिटर यूपी से जुड़े हैं अकील सिद्दीकी जी। अकील जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के अरुण राजभर। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोनू जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जो आज कार्यक्रम हुआ और अभी तक की राजनीति की बात करें, ये एक बड़ा आयोजन था निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, और क्योंकि हुआ ये तमाम चीजें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे तमाम चीजों के लिए, बड़ा आयोजन था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नाम ही पूर्वांचल आ रहा है, और यूपी की सियासत आज तक जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं, निश्चित तौर पर पूर्वांचल का बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी रहा है, वहीं से होकर तमाम चीजें गई हैं। क्या माना जाए, इसका कितना प्रभाव दिखेगा आने वाले इलेक्शन में? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा नाम, क्योंकि इसका भी नाम बदल दिया था योगी सरकार ने, और इसका पूरा नाम लिया जाए तो बेहतर होगा। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और ये एक्सप्रेसवे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने 2017 में इसको 2016 में इसका उद्घाटन किया। इसकी 80% जमीनों का अधिग्रहण किया, और आज अगर योगी आदित्यनाथ जी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उनको कम से कम यह चीज सोचना चाहिए था कि एक बार अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री जी द्वारा धन्यवाद देना चाहिए था। एक बार योगी आदित्यनाथ जी को कम से कम अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए था। इतनी महत्वपूर्ण योजना को, इतनी शानदार योजना को उन्होंने क्रिएट किया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे जो पिछड़ा है हमारा पूर्वांचल, उसके विकास में कोई एक बड़ी गति देगा ये एक्सप्रेसवे। हम समाजवादी लोगों ने आज सुबह ही इस एक्सप्रेसवे पर फूल वर्षा करके इसका सांकेतिक उद्घाटन करने का काम किया है, और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस तरह की अन्य योजनाओं को लेकर के आएंगे। हम लोगों को इस पर गर्व है कि हमारे नेता ने एक शानदार काम को अंजाम दिया है, एक शानदार परियोजना को लाने का काम किया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। मुझे लगता है क्योंकि मैं अकील जी इसके बाद आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर एक पूर्वांचल की बात हुई, एक्सप्रेस वे की यदि हम बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की हम यदि बात करें, तो निश्चित तौर पर इसका लोकार्पण हुआ और इलेक्शन नजदीक हैं। ये बहुत सारे चीजें इस टाइम पर होती हैं जो इस तरह की, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव डालती हैं, या ये कह लीजिए कि होना ही था जो इस समय पे किया। लेकिन अभी मोनू जी ने जो बात बोली कि पूरा नाम यदि आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी एक्सप्रेसवे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप इसको बता पाएंगे और कितना प्रभाव इसका इलेक्शन में पड़ेगा। देखिए बिल्कुल राकेश जी, निश्चित तौर पर देखिए सरकार आती है और जाती है। निश्चित तौर पर कई ऐसी योजनाएं होती है जो सरकार पूरी नहीं कर पाती है, दूसरी सरकार करती है, वो अपने तरीके से करती है, अपना नाम देती है। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए था। निश्चित तौर पे अगर यही चीज होता कि वो समाजवादी सरकार में ही बना है और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो उसमें ऐतराज इसलिए नहीं होना चाहिए था कि बसपा के गवर्नमेंट में जब यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया था तो बसपा मायावती सत्ता से बाहर चली गई थी, पुनः उनकी सरकार नहीं आई। अखिलेश यादव ने देखा जाए तो आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, सत्ता में दोबारा नहीं आ पाए। क्या लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, क्या बीजेपी वापस आएगी या नहीं आएगी, ये जनता तय करेगी निश्चित तौर पे। लेकिन कहीं ना कहीं आज खींचातान ये जरूर रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सोशल मीडिया पर और खुद एक्सप्रेसवे पे जाकर उसका उद्घाटन करना, फूल वर्षा करना, वहां पर साइकिल चलाना, ये देखने को तस्वीर जरूर मिली है। निश्चित तौर पे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के दौरान कोविड में जो लॉकडाउन रहा उसके बीच में भी काम चलता रहा और 36 महीनों में काम हुआ, तो इसे भी कहीं ना कहीं पूर्वांचल की एक सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाए कि कहीं ना कहीं एक आखिरी छोर पे लाके जो राजधानी लखनऊ में जुड़ेगा और लखनऊ से वो दिल्ली जुड़ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए 11 जिलों में 71 सीटें हैं, 2022 की तैयारी भी इसी पे है। हालांकि देखिए मोनू जी को ये भी पता होगा कि जब समाजवादी पार्टी सरकार रही है
जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कहीं ना कहीं वो शिलान्यास कराते थे, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जब मंच पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले हम शिलान्यास तब करेंगे जब आप उद्घाटन का डेट बताओगे। निश्चित तौर पर उन्होंने इतिहास को बदला था और कहा था शिलान्यास तो बहुत सरकारें आती ही करती हैं, हम भी यही करें तो हमारे उसमें क्या फर्क रहेगा, कहीं ना कहीं उद्घाटन का भी डेट निश्चित होना चाहिए। उसके बाद बदलाव हुआ और अखिलेश यादव ने फिर उद्घाटन के भी डेट शुरू करने लगे और उन्होंने मेट्रो की वहां पर उद्घाटन भी किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार समाजवादी पार्टी ने काम किया। मोनू दुबे जी का कहना है कि समाजवादी एक्सप्रेस रहा है, ठीक है, उनकी सरकार रही तो समाजवादी एक्सप्रेस रहा है, लेकिन अब उसको पूरा कर रही है योगी सरकार, तो उन्होंने अपना नाम दिया। निश्चित तौर पे राखी जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 जिले के 71 विधानसभा सीटों को ये जोड़ रहा है। अब 71 सीटें की अगर हम बात करें तो अमेठी में 4 सीटें हैं जिससे बीजेपी के पास 4 सीट है, सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं जिसके पास बीजेपी में 4 सीटें हैं, अयोध्या में 5 सीट है, अयोध्या के पास बीजेपी के पास 5 सीटें हैं। आजमगढ़ में कमजोर है बीजेपी, देखिए आजमगढ़ में 10 सीटें हैं लेकिन उसमें से केवल बीजेपी के पास 1 है, सपा के पास 5 है और बसपा के पास 4 है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मऊ में 4 सीटें हैं, बीजेपी के पास 3 सीटें आई हैं, गाजीपुर में 7 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के पास 3 सीटें आई, 2 सपा के पास है, गोरखपुर में 9 सीटें हैं विधानसभा में जिसमें बीजेपी के पास 8 सीटें हैं और 1 कांग्रेस के पास है और 4 अन्य के पास है, माफी चाहूंगा 1 निर्दलीय के पास है। प्रतापगढ़ में अगर बात करें तो 7 सीटें राखी जी है और इसमें से बीजेपी के पास कुल 2 सीटें हैं जिसमें से 1 कांग्रेस के पास है, 4 निर्दलीय प्रत्याशी के पास है। प्रयागराज की बात करें तो कुंभ सबसे बड़ा वहां पर होता है जिसके पास 12 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 8 सीटें बीजेपी के पास है, 1 सपा के पास है, 2 बसपा के पास है और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के पास है। यानी 71 में से 42 सीटें बीजेपी के पास है इन 11 जिलों के 71 सीटों में। सपा के पास 42, बसपा के पास 10, कांग्रेस के पास 10, अन्य के पास 1, बीएसपी के पास 10 और कांग्रेस के पास 1 है। तो ऐसे में निर्दलीय देखिए 8 सीटें उसके पास है। अब देखा जाए तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो जो पूर्वांचल के 163 सीटें हैं उस पर कैसे प्रभाव डाला जाए। देश को जीतना है तो दिल्ली उत्तर प्रदेश को जीतो और उत्तर प्रदेश को जीतना है तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को जीतना है। सारा फोकस राखी जी आके पूर्वांचल पर टिक जाता है। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी कहाँ कमजोर है। उन 10 सीटों पे कमजोर है जहां पर उसे वो फोकस कर रही है पूर्वांचल के माध्यम से। आजमगढ़ में कमजोर है, 10 सीटें में पास 1 ही सीटें उसके पास है। जौनपुर में कमजोर है, 7 सीटों में केवल 4 सीटें उनके पास है, 9 सीटों में से 4 सीटें हैं। गाजीपुर में 7 सीटें जिसमें से कुल 3 सीटें बीजेपी के पास है। मऊ में 4 में से 3 है, बलिया में 7 में से 5 सीटें हैं, संत कबीर नगर में 4 के बाद 3 ही सीटें हैं, चंदौली में देखिए देखा जाए तो 4 सीट से 3 सीटें, अम्बेडकर नगर में 5 सीट है विधानसभा की जिसमें 2 सीट उनके पास है बीजेपी के, प्रतापगढ़ में 7 में से कुल 2 सीट बीजेपी के पास है, प्रयागराज में 12 सीट में से 8 सीटें। तो इन 10 सीटों पर वो फोकस कर रही है कि कैसे उन्हें पुनः वहां पे अपनी पकड़ बना सके, कैसे उस गढ़ को पूरी तरीके से छा सके। आखिरी बात यह है कि पूर्वांचल में 2.0 की बीजेपी उम्मीद लगाई हुई है। 2.0 क्या इसको समझ लेते हैं। बीजेपी 115 2017 में आई थी, उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो 2012 में देखा जाए तो कुल 17 सीटें बीजेपी के पास थी, यानी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी 2017 की अभी बात करें तो कुल 17 सीटें उसके पास है, 102 सीटें लाकर पूर्वांचल में सत्ता में आई थी। बीएसपी 14 सीटें है, जबकि 22 सीटें देखा जाए तो वो 2012 में ला पाई थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस 2 सीट कुल है और 2012 में वो उसके पास 15 सीटें थी पूर्वांचल में। प्रियंका गांधी का पूरा फोकस वहां है। लेकिन अन्य दल की बात करें जहां पे निर्दलीय है वहां 16 सीटें केवल निर्दलियों के पास है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे दलों से गठबंधन हो रहा है वो इसी सहारे हो रहा है कि जो 2017 में 16 सीटें वो लाई है, अब 12 में 8 सीटें निर्दलीय लाई थी और 2007 में 4 सीटें लाई थी। तो अब कुल मिला के पूर्वांचल एक्सप्रेस से उन 11 जिलों को साधने की कोशिश की जा रही है जिसमें 71 सीटें हैं। तो पूर्वांचल के सहारे सत्ता में पुनः वापस आने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हालांकि देखने वाली बात होगी ऊंट किस करवट बैठती है, वहां के पूर्वांचल के लोग किसको सत्ता में बैठाते हैं राखी जी। लेकिन खींचातानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में चल रहा है इस फैसले को लेकर। दीपक जी जिस तरीके से देखिए पूरे एक समीकरण अभी कील जी ने बताए हैं और निश्चित तौर पर आज का ये लोकार्पण भी हम यदि देखें इन तमाम चीजों के बाद क्या लगता है कि कितना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए एक ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारी की सारी सीटें आ जाएंगी और कुछ जगह के पॉइंट्स अकील जी ने बहुत क्लियर करे हैं। आजमगढ़ की बात हो, जौनपुर की बात हो, गाजीपुर, मऊ, बलिया, तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर कुछ सीटें कम हैं। उनको कैसे आप खींचेंगे, क्या उसके लिए मुख्य रूप से किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन
वाकई में जनता जनार्दन है, क्या सोच रही है? और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो सियासत की एबीसीडी पर हम एक दिन बैठे थे तो कहां से बातें कहां जा रही हैं, जैम भी आ रहा है, चर्चाएं भी हो रही हैं, लोकार्पण भी हो रहे हैं, प्रोमिसेस भी हो रहे हैं, सबके दौरे भी हो रहे हैं, एक दूसरे के गढ़ में भी जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, मुझे लगता है। इसको कैसे गेन कर पाएंगे? देखिए राष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही जन लोक कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए लगातार जारी है। उनकी एक से एक बढ़िया योजनाएं गरीबों तक सीधे पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बात तो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और सबसे बड़ी बात झूठ, इनका झूठ तो इतना है कि पूछिए मत। अभी हम मेरे साथी मोनू दुबे जी कह रहे थे कि 80% रोडों का अधिग्रहण हो चुका था जमीनों का इनके समय पे। तो मैं आपको सही जानकारी दी, केवल 25% तक ही ये जमीनों का अधिग्रहण कर पाए थे। और बाकी झूठ कितना बोलते हैं ये लोग। 25% जमीन का अधिग्रहण करने के बाद में भी उसमें देखिए कितनी खामियां थी। पहले इन्होंने 15,000 करोड़ का ये एक्सप्रेस वे बन रहा था, जो अब वर्तमान में 11,000 करोड़ का बन रहा है। तो ऐसी कई सारी चीजें इनकी कई सारी चीजें हैं जो एक्सप्रेस वे के ऊपर इन्होंने झूठी झूठ बोला और इनका कोई काम नहीं था। इन्होंने कोई ऐसा विशेष रूप से कोई काम नहीं किया। और अब वर्तमान में आजमगढ़ में सांसद हैं, इनके आजमगढ़ इनकी सीट रही, आजम खान भी वहां से रहे, तो इतने सारे लोग रहे, वहां पर कभी विकास नहीं पहुंचा। पूर्वांचल हमेशा से उपेक्षित रहा विकास से और फिर बिल्कुल पिछड़े इलाकों में गिना गया। आज सही मायनों में पूर्वांचल की आजादी का इस अमृत महोत्सव में आजादी है। आजादी पिछड़ेपन से, माफिया राज से, गुंडागर्दी से, इन सबसे आजादी। और ये सब वहां की जनता समझ रही है और देख रही है कि किसके समय में हमें आजादी मिली। हमें वहां पे अब देखिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस पूरा दुनिया देख रही है किस प्रकार से इसके ऊपर हरक्यूलिस जहाज भी उतरा, जिससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी भी वहां पर पहुंचे। तो विश्व के समक्ष एक वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसको दिखाने के बाद में वहां पे जो लोग समझ रहे हैं अब वहां के एग्रीकल्चर, जितना भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वहां की, वहां का एग्रीकल्चर जब आएगा, वहां पे जो वेस्टेज हो जाती थी, एक बेहतरीन सड़क होने के ना होने के कारण से वहां पे एग्रीकल्चर कभी नहीं पहुंच सकता। तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो बचेगा। वो सारी चीजें अब समय से और लखनऊ में भी पहुंचेंगी। और अब बिहार का आदमी भी सीधा दिल्ली से जुड़ गया, लखनऊ तक सीधे आप पूर्वांचल से पहुंच जाते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई बड़े मेट्रो सिटीज थे, ये जो छोटे छोटे जगह थी। आजमगढ़, बाराबंकी, गाजीपुर, ये सब कहाँ है? छोटे छोटे शहरों को आज मुख्य धारा में लेकर आने के बाद में और पूर्वांचल में जो विकास की बयार अब गूंजने वाली है और गूंज रही है, तो ये सारी चीजों को वहां की जनता समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी के काम को देख रही है। हमने बिना भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्र, भाषा और किसी में भेदभाव करते हुए सभी को समग्र रूप से, समान रूप से सभी को समर्पित किया है। आज विकास की मुख्य धारा से सभी लोग जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास को देख रही है। और इसी चीज को देखते हुए आगे आगामी विधानसभा चुनाव में लोग इसको वोट भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 3 बहुमत से 350 से 5 सीटें लेकर आएगी। चलिए अरुण जी, क्या तैयारी सुभाषपा की? और देखिए, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण हुआ और निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम, और यही बात मैं इसलिए भी जानना चाहती हूं कि हम सीटों की बात करें, यूपी इलेक्शन है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो जाना, तमाम चीजें होना, सीटों के आकलन की भी हम बात कर चुके हैं। मुझे लगता है बहुत सारी स्थितियां क्लियर हैं। क्या लग रहा है, कहाँ कितना खरा उतर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए हैं, इनका काम सिर्फ ये होता है कि दूसरे का काम अपने नाम करना, अपना काम कुछ नहीं गिनाना, दूसरे का काम अपने नाम करके बखान कराना, विज्ञापन पर प्रचार कराना, टेलीविजन पर प्रचार कराना और झूठ खूब बोलना। माननीय प्रधानमंत्री चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस सुल्तानपुर से गाजीपुर तक गए होते तो हकीकत पता चल गया होता कि पूर्वांचल के सड़कों का क्या हालात है। आप वहां से जब गाजीपुर, सुल्तानपुर छोड़ दीजिए, लखनऊ से जब चढ़िएगा, जब आजमगढ़ की तरफ बढ़िए, तो इतने जर्क हैं कि आपने तो अलाइनमेंट मिलाया, सही किया, लेकिन जो आपने साइड में जो आपने डिवाइडर तैयार किया है उसकी साइज छोटा कर दिया। दूसरी चीज, आपने जो सर्विस लेन बनाई है, सर्विस लेन का आता पता नहीं है। आपने एक शौचालय तक की व्यवस्था अभी तक नहीं करा पाया। यहाँ तक कि कोई अभी तक 60% काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं और बखान हो रहा है कि सारा पूर्वांचल एक्सप्रेस से। हम तो कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर खाली यात्रा कर दिए होते तो हकीकत पता चल गया होता कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से सच्चाई क्या। आप जब चलिएगा ना तो उस पर इतना जर्क होगा कि आपकी गर्दन तो बार बार टूटने की कगार पर पहुंच जाएगी।
पीठ दर्द करने लगेगी, सावधानी से नहीं चलिएगा तो पता चले कहीं सामने जाकर लड़ जाइएगा। तो अभी काम पूरा हुआ नहीं है, तब तक उद्घाटन करके वोट का इंतजाम शुरू कर दिया। आप इनकी काम को गिनिए। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में एक काम बता दे, 5 काम तो मैं गिनाता हूँ, 5 काम बतावे कि जो इन्होंने करके जनता के सामने रखा हो। दूसरे का काम अपने नाम करना हकीकत नहीं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुपेक्षा किया, चाहे वहाँ किसान हो। आप देखिए ना, यूरिया तो दे नहीं पा रहे हैं, डाई तो दे नहीं पा रहे, किसान को जरूरत आज है, और ये भौकाल बना रहे हैं कि एक्सप्रेस हमने दे दिया। अरे एक्सप्रेस वे का तो डीपीआर तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, सारी चीजें एक्वायर जमीन उन्होंने किया था, सारी प्लान तैयार कर दिया था, और आप आकर फीता काटने लगे। ये मेडिकल कॉलेज बनाए, ये मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में बता देना कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ कि नहीं हुआ। जितने इन्होंने उद्घाटन किए हैं, लोकार्पण किया है या जो शिलान्यास किया है, जितने शिलान्यास किया है, इनकी सर्वे करा लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ सब झूठे साबित होंगे। ये झूठ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से झूठ को प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे ब्रांडिंग कराते हैं झूठ को जैसे सच आदमी मान लेता। फिर इनकी सरकार कैसे बन गई? फिर सरकार कैसे बनी? देखिए, सरकार देखिए, हम थे तब सरकार बनी थी, अब बना ले सरकार 2022 में, 2017 में हम इनके साथ थे, सरकार बन गई। अब 2022 में हम इनके साथ नहीं है। पूर्वांचल की जनता इनका दरवाजा बंद कर चुकी है। अब जहाँ ये जनता के बीच में महंगाई से जनता करा रही है, बतावे ना, ये सिलेंडर का रेट 450 सब्सिडी के साथ देने के बाद किए थे, आज तो 1000 कर दिए, सब्सिडी भी खत्म कर दिया। बतावे ना सब्सिडी कहाँ आ रही है? 3.5 करोड़ महिलाओं का सब्सिडी किसके खाते में जा रही है? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाने में जा रहा है। बतावे ना कि पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की जनता को सरसों का तेल 60 रुपया लीटर देने की बात किया था, आज 270 रुपया लीटर दे रहे हैं। बतावे ना, ये कहे थे ना कि हम 35 रुपया लीटर पेट्रोल देंगे, 30 रुपया डीजल देंगे, आज 95 पेट्रोल कर दिया है, 84 डीजल कर दिया। बतावे नहीं उन्होंने क्या कम कर दिया। जनता को जरूरत है महंगाई से निजात का, आज नौजवानों को जरूरत है नौकरी का, आज जरूरत है रोजगार का, आज जरूरत है किसानों को खाद उपलब्ध कराने का। आज यही कहते हैं, बाजा बजाते हैं कि किसानों का धान खरीद हो रही है। बतावे ना क्या रेट में खरीद हो रही है? 900 रुपया प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं, जबकि इनका 1950 रुपया रेट बनाया गया है, और ये पूरे दलाल को अपने सेट करके 800-900 रुपया प्रति क्विंटल खरीदवा रहे हैं। हकीकत जनता जानती है, और जनता इन सारे मुद्दों से, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला सुरक्षा, आप बतावे ना, लखनऊ में दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है, अपहरण हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, और न्याय सरकार दे नहीं पा रही। अपराधियों को संरक्षण देकर उनको बचाने में लग रही है। आप बतावे ना, अभी आगरा में ब्रिजेश पाठक गए थे ब्राह्मण सम्मेलन करने, ब्राह्मणों ने दौड़ाना शुरू कर दिया कि अब आपका उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या हुई तो खामोश थे, प्रजापति की हत्या होती है तो खामोश रहते हैं, मौर्य की हत्या होती है तो खामोश रहते हैं, राजभर की हत्या होती है तो खामोश रहते हैं, अवार्ड दिलाने के लिए इनके बीच में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए मोनू जी, मुझे सपा के कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट्स आप बता पाएंगे जो आपने सोचे हैं, या ऐसा कुछ किया है, या करने की इलेक्शन तक कोई ऐसी कोशिश है जिसके लिए जनता आपको चुने? अभी हमारे साथी भाई राजभर जी ने सारी चीजें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम लोग पहले क्या किए और आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो जो बेरोजगार साथी हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा लगभग 30 से 35 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम हवाई बात नहीं करेंगे, उस पर भी हमारे साथ हमारे जो विचारक लोग हैं, जो पार्टी के एनालिसिस करते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। वो लोग ऑलरेडी हमारा मैनिफेस्टो बनाने के लिए उस पर भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि हम इन बातों को लेकर के अगर भाजपाइयों के जुमलों को, जैसा कि अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि दूसरे का काम और अखिलेश यादव जी अपना बताने लगते हैं, आप इनसे पूछिए। और ये कह रहे थे कि 80% जमीनों को एक्वायर नहीं किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आप इनसे पूछिएगा कि डीपीआर किसने तैयार किया था। डीपीआर को ये अभी जो कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ से हमने 11,000 करोड़ पे ला दिया। आपने किसान मंडियों को हटा दिया, आपने अगल बगल जो बने हुए शौचालय हैं, जैसा कि अभी अरविंद भाई ने बताया है, शौचालय हटा दिया, आपने लेन को कम कर दिया, आपने 8 लेन बनाने की जगह साइड में सर्विस लेन को छोटा कर दिया। आप अगर किसी भी चीज को अगर आप छोटा करेंगे तो निश्चित उसकी लागत कम हो जाएगी, लेकिन उसकी गुणवत्ता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, ये बिल्कुल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं भी अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे या आगरा एक्सप्रेसवे से इसकी तुलना करेंगे तो ये पूरी तरह से फेल है। इसको हम निश्चित तौर पर यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया है,
उसके लिए पूर्वांचल की जनता उन्हें कतई माफ नहीं करेगी और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक्सप्रेसवे की जो जी ठीक है। मोनू जी ये गुणवत्ता की ये जांच का विषय वो करा लेगी सरकार। राशि जी का सवाल ये था कि 5 ऐसे पॉइंट बता दीजिए जिससे आप 2022 में लेके जनता के बीच में जाएंगे, क्या कुछ वो मुद्दे लेकर जाएंगे आप? हम 2022 में बेरोजगारी हमारा पहला मुद्दा है, महंगाई हमारा दूसरा मुद्दा है, महिला उत्पीड़न हमारा तीसरा मुद्दा है, और जो कस्टोरियल डेथ हो रही है, जो किसी भी समाज के व्यक्ति को, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी समाज का व्यक्ति थाने में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी कह चुकी हैं कि महिलाएं तो 5 बजे के बाद थाने ना जाए। तो ये हमारी 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता इनको पूरी तरह से हटाने के लिए तैयार हो गई है। क्या आपको लगता है कि 40 लाख रुपए, जो 40 लाख रुपए डीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग से प्रधानमंत्री ठीक की है रैली मोनू के जी, लिए मैं बीच में बसों रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। मैं बस 30 सेकंड में अकील जी आपसे जानना चाहती हूँ, बस 30 सेकंड में, कि जितनी बातें निकली, जितने मुद्दे बताए जा रहे हैं, जितने पॉइंट्स कहे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वाकई में उतना ज्यादा दबाव बना पाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए राशि जी, निश्चित तौर पे योजनाओं को लेकर बात नहीं हो रही, उसको लेकर बखान नहीं हो रहा। केवल देखिए, जो भी चुनाव जाएगा वो फिर जाति आधार पर चुनाव होगा, टिकटों के बंटवारे को लेकर चुनाव होगा, मुद्दों को लेकर चुनाव होगा, कहां पर शिक्षित हुए हैं, कहां पर योजनाओं का लाभ मिला। यानी कहीं ना कहीं जो चुनाव होने वाला है 2022 को लेकर, वो चाहे राम मंदिर को लेकर हो, चाहे जातवाद को लेकर हो, चाहे कास्ट को लेकर हो, चाहे टिकट बंटवारे को लेकर। और समाजवादी के पास अगर बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं तो जो पुराने लोगों को टिकट कहाँ दिया जाएगा, नए को लोग अगर तवज्जो दी जाएगी। यही हाल बीजेपी में भी है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, जो मुद्दों पे काम होना चाहिए, उस पर नहीं हो रहा है कि हम किस मुद्दों को लेकर, किस योजनाओं को लेकर सीधे जनता को लाभ मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर उस पर काम होना चाहिए, लेकिन उस पर नहीं हो। अभी देखना होगा राशि जी की ऊंट किस करवट बैठेगी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे दलों की इस बार 2022 में बड़ी भूमिका निभाने वाली। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि एक विषय बहुत बड़ा है, ये चुनावी एक चर्चा थी, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सत्ता की सड़क, अब कह लीजिए कुछ भी कहा जा सकता है। लोकार्पण तो हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। अब देखिए, वाकई में महत्वपूर्ण होता है कि मुद्दे हैं वो क्या हैं और कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो जनता को आप आकर्षित कर पाएंगे, उनके बीच जाएंगे। अभी सिर्फ जातिगत वोट पर फोकस्ड हो रहा है, लेकिन मुद्दे अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होगा यूपी की सियासत में, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।